हमें गांव-गांव में बच्चों को ट्रेन करना है, नए कारीगरों की हमने बहुत बड़ी टीम बनानी है। को एक फ़िलॉसफ़ी की तरह देखो कि अगर आप हमारी वैल्यू है कि धरती सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोगों को मतलब अपनी धरती से लगाव है, हम उसको किसी भी वे में नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारी एक बहुत पुराने हमारे बुजुर्गों की एक मेन वैल्यू थी। मुझे लगता है काम करना बहुत स्टेप लेना, एक्शन करना उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ले रहे हैं। पत्थर क्या करता है, पत्थर वेट देता है और पत्थर उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, मतलब उसको ज़मीन की तरफ को उसको स्टेबिलिटी देता है। लकड़ी क्या करती है, एक फ्रेमवर्क दे देती है। जैसे कि हम अभी आरसीसी के पिलर बीम बनाते हैं, उसकी जगह हम लकड़ी का जो फ्रेम बनाते थे वो लकड़ी का फ्रेम उसको होल्ड करके रखता था, तो वो भूकंप से और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैंने ये बोला ना उनको कि मैं वापस आऊँगा और मैं पुराने घरों को ठीक करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो एक प्रॉपर विज़न थी, मतलब मेरे को विश्वास था कि ये चीज़ होगी ज़रूर। तो मैं उसमें मतलब पूरा घुस गया था, लाइक कुआं है, मतलब पता नहीं आपको एंड डार्क है पर आप कूद गए उस कुएं में, तो मेरे लिए वो वैसा था। कहीं ना कहीं हर कदम पर एक नया रास्ता दिखाई देता है जो हमारे विरासत, प्रकृति और मानवता के साथ जुड़ा होता है। ऐसे ही एक मंजिल पर एक हिमाचली सोच और जज्बा से भरे व्यक्ति ने अपनी कहानी शुरू की है। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसा सफर तय हो रहा है जो अपने आप को सिर्फ एक परिवर्तन तक सीमित नहीं रखता बल्कि पूरे समाज और संस्कृति को नए रूप में पेश करता है। दिस पर्सन इज राहुल भूषण, an eco-architect, entrepreneur and educator who leads an organization called North, which is giving a new direction to the arts, crafts, culture of Himachal Pradesh. This organization has created a diverse and capable community of artists, local artisans, design experts and business professionals. इनका मकसद सिर्फ नया आर्किटेक्ट बनाना नहीं है बल्कि हिमालयन रीजन के पुराने और इंडिजिनियस टेक्निक्स, काष्ठकुनी और धज्जी दीवार को जीवित करना है। थ्रू पब्लिशिंग देयर फर्स्ट हैंडमेड रिसर्च एंड कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड, देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव अर्न्ड देम prestigious awards including the Man of the Mountains title awards to them in the Sustainability Issue 2023 of Architecture Digest India. आज हमारे साथ शो में जुड़े हैं राहुल भूषण। आज आपको इनके सफर के बारे में, इनके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज हम बहुत कुछ जानेंगे, आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले आपसे जानेंगे, जैसे आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं हिमाचल में, हमारे कुल्लू की अगर बात करेंगे, कुल्लू में भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अगर हम बैकवर्ड गांव की भी बात करते हैं, वहाँ पर भी आजकल कंक्रीट के जो घर हैं लोग बना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चेंज आया है हमारे कल्चर में, जो ट्रेडिशनल होम्स को लोग नहीं बना रहे अभी, तो ये कैसे आया? अगर आप देखेंगे ना कि आज से ऑलमोस्ट 60-70 साल पहले जब हिमाचल 1960s में हम स्टेट बन रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हिमाचल में आई और उन्होंने इसको सब्सिडाइज़ किया, प्रमोट किया। उस टाइम पे हमारा एक नेशनल वाइड एक वो भी चल रहा था कि कच्चे मकान वर्सेस पक्का मकान, और वो हमने ना प्रमोट किया एक डेवलपिंग इंडिया को दिखाने के लिए कि हम अब आगे बढ़ेंगे, हम नई टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, और वो सेंटर से चीज़ निकली और गांव-गांव तक गई। पर उसमें क्या हुआ कि हर गांव की अपनी, हर एरिया की अपनी एक जो कला थी वो पीछे रहना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल, अब पहाड़ों में बहुत ही अलग तरह की शैली थी। अगर आप कोस्टल एरिया या बीच पे चले जाओ, वहाँ का अलग लोकल मटेरियल अलग था, वहाँ की टेक्निक अलग थी। असम जाओगे तो बैम्बू का यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें ना अपनी अपनी जगह के हिसाब से बनी हुई और बहुत ही सदियों पुरानी इवॉल्व्ड टेक्निक्स थी। जब ये गवर्नमेंट ने कच्चा पक्का किया और सीमेंट आया, सब्सिडाइज़ करना स्टार्ट किया, तब हम लोगों ने ना उसको पीछे छोड़ दिया। हमारे को लगा कि अच्छा ये पुरानी चीज़ें हैं,
और हम सब उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए कि ये नए मकान हैं, ये तो शहरों में बनते हैं, हम भी ऐसे घर बनाएंगे। और एक सोसाइटी में एक ऐसी वो आ गई कि जो भी ऐसे नए मकान बना रहा था कंक्रीट के, उनको हमने एक ऊंचाई मतलब उसमें देखना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा नहीं, ये नए और मतलब ग्रोइंग लोग हैं। हमने उसको अपने स्टेटस के साथ जोड़ दिया, जबकि हमें उसका पता ही नहीं है कि इम्पैक्ट क्या होना था और हमारी पुरानी कला की बेनिफिट्स क्या थे। और हमने उसको मतलब इवॉल्व करना छोड़ दिया। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आया उस तरह से ना कंक्रीट की वजह से, और जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है और हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए भी। साथ ही साथ में जो हमारा कल्चर वो आगे लेके जा रहा था वो भी रुक गया। काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हुई। हाँ। जैसे आपने हेल्थ की बात की यहाँ पर, और वैसे कल्चर तो हमारा कहीं ना कहीं पिछड़ रहा ही है इस वजह से, जिस तरह से हम नई चीज़ों को अपना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि हमारे पहले के घर इको फ्रेंडली भी होते थे और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आती थी, काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छे रहते थे। तो आप और बेनिफिट्स बता दीजिए हमारे जो ओल्ड जो ट्रेडिशन में घर बनते थे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहली बात तो वो जगह के हिसाब से बनते थे। यहाँ पे हम लोग भूकंप रोधी, हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है जोन 5, इसमें भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो हमारी टेक्निक्स थी, काटकुनी शैली है, धज्जी दीवारी बनाते हैं वो क्रॉस करके, ये सब ना एक तो लोकल ही मटेरियल को यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे को किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि सीमेंट कहाँ से आ रहा है, ईंटें कहाँ से आ रही हैं। और वो उस पर भी मैं आऊँगा कि उसका क्या नेगेटिव्स हैं। पर हम लोग पहली बात तो जगह के हिसाब से बनता था, क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करते थे, और भूकंप जैसी चीज़ों के अगेंस्ट ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे घर। तो हमें इससे मतलब डेफिनेटली वो जो टेक्निक है ना स्ट्रक्चर की, सिर्फ दिखावे की नहीं, पर जो स्ट्रक्चर बनाया करते थे हम, उसका सीखना एक बहुत बड़ा लेसन और बेनिफिट है हमारे लिए। दूसरा है कि ये क्योंकि नेचुरल मटेरियल से बनता है, पत्थर क्या करता है, पत्थर वेट देता है और पत्थर उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, मतलब उसको ज़मीन की तरफ को उसको स्टेबिलिटी देता है। लकड़ी क्या करती है, एक फ्रेमवर्क दे देती है। जैसे कि हम अभी आरसीसी के पिलर बीम बनाते हैं, उसकी जगह हम लकड़ी का जो फ्रेम बनाते थे, वो लकड़ी का फ्रेम उसको होल्ड करके रखता था। तो वो भूकंप से और भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कंक्रीट जो है ना, अगर उसमें वो क्रैक आएगा, उसको पूरा फाड़ के बाहर निकलेगा वो, मतलब जब तक वो बिल्डिंग को पूरा कोलैप्स नहीं करेगा तब तक वो फोर्स जो भूकंप की आएगी वो बाहर नहीं निकलेगी। पुराने घरों में क्या था कि वो फोर्स अगर जाएगी वो हिलते थे और वो फोर्स एकदम ख़त्म हो जाती थी। तो मतलब कि वो उसको फाइट नहीं करते थे, वो उसको एकदम से वो कर देते थे, मतलब कम 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 और फोर्स ख़त्म। तो ये भी उनका बहुत बड़ा बेनिफिट था। दूसरा है कि पत्थर दिन में पूरी धूप को एब्जॉर्ब करता है, शाम को उसको रेडिएट करता है। तो अंदर का जो हमारा क्लाइमेट रहेगा या अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंडों में तो उल्टा रहता है, वो रिस्पॉन्सिव है। बिल्कुल। अगर आप इसको एक फिलॉसफी की तरह देखो कि अगर आप हमारी वैल्यू है कि धरती सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम लोगों को मतलब अपनी धरती से लगाव है, हम उसको किसी भी वे में नुकसान ना पहुंचाएं, ये हमारी एक बहुत पुराने हमारे बुजुर्गों की एक मेन वैल्यू थी। अब अगर हम कंक्रीट डाल रहे हैं ना उस जगह पे, तो ना हम बाद में उसको खेती के लिए यूज़ कर पाएंगे और वो जगह ख़राब हो गई। और जो आपका मान लो 50 साल के बाद वो घर ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ में, तो आप उसको तोड़ोगे, डिमोलिश करोगे, उसके बाद वो फेंकोगे कहाँ आप, या नालों में फेंकोगे, नदियों में फेंकोगे, वहाँ से वो, तो हम उसमें एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान दे रहे हैं। जबकि ये जो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी है ना, ये फिर से वापस धरती में मिल जाएगा, फिर से मिट्टी बन जाएगा। इन घरों को आप खोल के कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो। पत्थर कभी ख़त्म ही नहीं होता, आप यूज़ करते रहो आगे आने वाली पीढ़ियों तक। और ये घरों की जो लाइफ है वो मतलब 300-400 साल है। तो आप अपने आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए एक घर बना के जाओगे, अगर उनको उस घर को चेंज भी करना है बहुत इजीली चेंज कर पाएंगे, उसी मटेरियल को फिर से यूज़ कर पाएंगे। लकड़ी भी ख़राब नहीं होती बहुत जल्दी अगर आप बचा के रखो तो। और जो हम मिट्टी का प्लास्टर करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं, इससे हमारी अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। कंक्रीट क्या करता है ना, उसमें आपने देखा होगा 10-15 साल में ही वो सीलन सी आ जाती है। हाँ। फिर हम उस पर टाइल लगा देते हैं। सीलन तो है ना, वो उसी को हम सांस में ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। घुटन मतलब वो एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है रहने के लिए।
और ठंड में कंक्रीट इतना ठंडा हो जाता है, और ये ना फर्श भी जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड फर्श बोला जाता है, कंक्रीट का फर्श। उस पे चल के आपके घुटने बहुत जल्दी ख़राब होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नहीं तो लकड़ी पत्थर पे अगर आप मिट्टी पे चलोगे ना, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, वो हमारे जोड़ों के लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। जी। और लकड़ी कार्बन को सोख के रखती है, मतलब बेनिफिट्स कभी खत्म ही नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाली इतने बेनिफिट्स हैं। हाँ, हमने बस उसको क्योंकि रोक दिया ना, तो हमने ये सोचा ही नहीं कि उसका पोटेंशियल क्या क्या हो सकता था। हम उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक लोग अभी भी पूछते हैं अच्छा पुराने घर डार्क होंगे, छोटे छोटे कमरे होंगे, हाइट कम होगी, ऐसा नहीं है। हम उसी मटेरियल को यूज़ करो, उस नॉलेज को यूज़ करके आज की हमारी लाइफ के हिसाब से घर बनाओ। ऑब्वियसली। और आजकल देखिए पहले जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे शो से पहले, तो हमने डिस्कस किया था कि पहले लोग बहुत लंबा जीते थे, और आज हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। और उसका कारण ये कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। और यहाँ पर तो गांव में भी अब शहर वाले फील है, और घर अब चुनिंदा बच्चे हैं जो इंटीरियर इलाकों पर हैं हमारे। आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे पुराने जो काष्ठ कुड़ी के घर बनाते जो लोग थे, वो अभी कितने हैं? क्योंकि बहुत एक लंबे टाइम से अगर घर बने हैं तो वो यही बन रहे कंक्रीट के। देखिए नॉलेज है गांव में, अगर आप जाएंगे अभी भी हमारे साथ बहुत अच्छे नए यंग लड़के जुड़ रहे हैं जी। और उनको क्योंकि बचपन से सबने मेहनत की होती है, मतलब लकड़ी या पत्थर का काम थोड़ा बहुत गांव में किया होता है जी। अब जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ कि अगर उनको एक राह दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि आप ये करियर चूज करो और इसमें, तो वो उसको सीखेंगे जी। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा हाई फाई नॉलेज गेन करने की बात नहीं है। जितना आप उसके साथ काम करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। जी। आप 1 साल पहले किसी कारीगर के अंडर उसके साथ काम करो, जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपनी स्किल बढ़ाते जाओ। और पत्थर और लकड़ी का काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, उसमें मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, वो है यहाँ पे लोगों में। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लुप्त हो चुका है, जैसे हमको ऐसा लगता है ना कि शायद कारीगर ही नहीं मिलेंगे अब। हाँ, ऑब्वियसली। पर ऐसा है नहीं। आप गांव में चाहो, आपको हर किसी में थोड़ी थोड़ी स्किल है अभी भी। यहाँ तक कि मतलब हमारी बिल्डिंग्स जब हम बनाते हैं, हम अभी भी उस तरह की, वो जो पुराने टाइम में बोलते थे ना सब लोग मिलके घर बनाते थे, हम अभी भी उस चीज़ को जिंदा रखते हैं जब हमारी टीम्स कहीं जाके घर बनाती हैं। जी। तो उसमें मतलब औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग लड़के भी हैं, बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। बीच बीच में हम आपको पता ही है कि पूजा होती है, हर एक दूसरे देवते के अभी कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद वही धाम खिलाएंगे आप सबको, तो वो सारी चीज़ें भी हम साथ में करते हैं। और उसी में मज़ा आता है। लाइक हमको घर बनाना ऐसा एक काम की तरह नहीं लगता कि अच्छा लेबर लानी है, मिस्त्री लाने हैं। हमारे लिए वो एक इंजॉयमेंट का वो है, लाइक हम हमारे लिए रोज़ हम उसको ऐसा मानते हैं कि चलो आज सारे इकट्ठे हुए, अब ये आज की ये टास्क है, हम उसको एक्साइटेड वे में देखते हैं। जी। और कारीगर हैं, मतलब औरतें अभी भी हमारे मकानों में जितना भी प्लास्टर और मिट्टी का काम है ज़्यादातर औरतें कर रही हैं। जी। हमारे पास बुजुर्ग भी हैं जो हमारे को गाइड करते रहते हैं बीच बीच में, अब ऐसा करो, ये करो, ऐसा करो। यंग लड़के हैं जो फुल एनर्जी से भरे हुए हैं कि पत्थर लाने तो वो भी उठा के लाएंगे। और हम टारगेट भी ऐसे सेट करते हैं ना कि 3 दिन में हमने ये ख़त्म करना है। और हम तो मतलब हम चीज़ें करते हैं, मतलब जोश में आ गए, और फिर हम बढ़िया उसको पूरी धाम भी करेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट भी करते हैं। और आई थिंक यही हमारा कल्चर आगे लेके भी जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं काष्ठ कुड़ी के जो घर हैं वो हमारी संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मुझे लगता है। लोग इसे देखना चाहते हैं क्योंकि जो कुल्लू है वो हजारों टूरिस्ट आते हैं, और अभी भी जैसे वक्त है, टूरिस्ट सीजन है, तो हजारों की तादाद में यहाँ लोग वो एक्सप्लोर करने आते हैं कि ब्यूटी को हम कैसे रहते हैं। बट वही है कि टाइम के साथ हमने बहुत चेंज लाया है खुद में भी, और बहुत सारी चीजों को अपनाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हिमाचल एग्रीकल्चर और टूरिज्म यही 2 चीज़ें हैं हमारे पास मेन। एग्रीकल्चर ठीक है हम कर ही रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जो टूरिज्म है ना, उसमें भी उसमें वो मतलब एक तरह से हमारा लेट्स से उसी की वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, और हमारे पास ऑप्शन कोई था नहीं, कोई गाइड करने वाले नहीं हमारे को। मतलब दिखी यही कि गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही थी सीमेंट पे। जी हाँ, गवर्नमेंट ने खुद ही स्कूल, पंचायत घर वगैरह सब उन्होंने ही आके कंक्रीट में चेंज किए। सबसे पहले गांव में सबसे पहली जो बिल्डिंगें चेंज हुई है ना, वो गवर्नमेंट की हुई।
उसको देखा देखी में वहाँ पे फिर कोई एक ठेकेदार पहुँच गया, उसने बोला कि मैं आपका भी करूँगा, तो वहाँ से वो चेंज स्टार्ट हो गई। अब जब टूरिज़्म को आप डेवलप कर रहे हैं ना, तो हमने उसको बहुत ही उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो टाइम भी वैसा ही था। लोग एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते थे, वो एक स्पॉट पे ही जाते थे। आज की डेट में टूरिज़्म टोटल चेंज हो गया है जी। और हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कल्चर को, अपने आर्किटेक्चर को, अपनी कला को और जो हमारे पुराने लेसन्स हैं, जो कहते हैं ना हमारा कल्चर कैसे बनता है, हमारे विचारों से बनता है। हमारे विचार कहाँ से आते हैं? जो हमारे बुजुर्गों ने कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें उन्होंने हमें बताया है कि क्या पहाड़ की मतलब विजडम दी है उन्होंने हमें। अब वो नॉलेज और वो विजडम को आगे ले जाने के लिए टूरिज़्म एक बहुत पोटेंशियल भी है। जी जी। इको टूरिज़्म में स्पेशली अगर आप देखें तो यही एक्टिविटीज़ आनी चाहिए ना। तो मेरी यही सोच थी जब मैं बिल्कुल कॉलेज से पढ़ के निकला था कि पुराने घर बचाने हैं, तो ठीक है, जो मंदिर हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको तो बचाएंगे ही बचाएंगे, पर जो पुराने हमारे मकान हैं उनको एक नया पर्पस देना पड़ेगा। तो उसमें मैंने यही सोचा कि उनको हम थोड़ा रिस्टोर करें, और उसमें अगर हम टूरिज़्म को लाएं, आप इमेजिन करो लोगों को अब गांव-गांव में जाके अच्छा लगेगा कि वो यहाँ का कल्चर देखें। अब वो इसी तरह ट्रैवल करते हैं। अब मनाली में देखो डाउन हो रहा है काफ़ी। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ होटल ही होटल है, लोगों को उसमें नहीं रुकना, लोग आसपास ज़्यादा जा रहे हैं। कोई नगर आ रहा है, कोई सोयल जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, फुजल वैली में जा रहे हैं लोग, अंदर काइसदार डेवलप हो रहा है। ये सारे ऑफ जगहें हैं जहाँ पे नेचर है, जहाँ अभी भी हमारे जो कहेंगे कि संस्कृति जिंदा है, वहाँ लोग जाके उसको महसूस करना, उसको रहना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास पोटेंशियल है कि अगर हम अपना डेवलपमेंट करें, हम अपने पुराने तरीके से करें, हम पुराने काटकुनी के घरों को थोड़ा रिस्टोर करके वहाँ पे भी ठहरा सकते हैं। हम उसी मटेरियल को यूज़ करके कोई नए छोटे छोटे कॉटेजेस बनाएं जो बिल्कुल खेतों के अंदर हों, वहाँ खेती बाड़ी भी चल रही हो, वहाँ लोगों को वो देखने को मिले हमारे गाँव की जो एक लाइफस्टाइल थी। तो वो ज़्यादा आई थिंक प्रमोट होगा। बिल्कुल सही बात की। हाँ। और वही है कि सेम चीज के लिए क्यों आएगा कोई, है ना। और वही है कि हमारा जो कल्चर है, जो हम बेसिकली करते हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसे जिंदा रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी मुझे लगता है कि जैसे लोग बात करते हैं ना, संस्कृति को कैसे बचाएं, भाषा को कैसे बचाएं, इसे कैसे बचाएं, उसे कैसे बचाएं, बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है काम करना बहुत, स्टेप लेना, एक्शन करना, उस पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो आप ले रहे हैं। I really appreciate your efforts। मतलब मेरे को यही लगता है ना कि ये ज़रूरत है। और मतलब मैंने पूरी पढ़ाई करने के बाद मेरे सामने ना दो रास्ते थे, मतलब कि जैसे हमको यही बोलता है कि पढ़ो और अब आगे जाके किसी बड़े शहर में जाके काम करना, पर मेरे लिए वो एक बिल्कुल रियलाइजेशन थी कि अब इतना पढ़ा है पुराने आर्किटेक्चर के बारे में मैंने, तो मेरे को लगा कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो कौन करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हाँ पुरानी चीज़ें बचनी चाहिए, पर मैं तो इस फील्ड में था, तो अगर मैं बाहर जाके फिर वही आर्किटेक्चर करने लग पड़ता तो मेरे लिए शायद वो एक गलत बात होती ना। तो मेरे लिए सही रास्ता ये था कि मैं वापस आऊँ और आके मैं सबसे पहले पुराने घरों को ठीक करना कुछ वे निकालूं। और मतलब बस मन में यही था कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है और ये एक सही काम है, और बस इसमें लग जाओ, जैसे कि और फिर बहुत खूबसूरत आपने कही। और मुझे आपकी बातों से एक लाइन याद आ रही है, आपने मैं से लेकर हम तक का एक सफर तय किया है, राइट? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब तो हम है, मतलब है ना। आपने जिस तरह से आपने कहा आप प्रशिक्षण देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर पाया और बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि वो पढ़ सके आगे, और फैमिली में घर बनाते हो, उसको उतना दिया नहीं जाता है जैसे आप कह रहे थे, तो आप ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, उसके बारे में जानना जरूर चाहिए। जैसे हमारे यहाँ का जो एजुकेशन का लेवल है ना, मैं नहीं चाहता कि हम लोग शहर के साथ compete करें, हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपना पहाड़ों में कितना अच्छा लेसन्स है ना, और इस पे बल्कि मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ बहुत अच्छी, जिसमें मैं चाह रहा था कि ये फिर हम आगे स्कूलों में भी बांटा करेंगे, ताकि बच्चों को पहले से पता हो कि अच्छा यहाँ ये कला थी, ये था। हमारे पुराने लोगों को मतलब पहाड़ों की नॉलेज है, उनको आप घास का पता होगा, उनको अलग अलग फूलों का पता होगा, कौन सी का क्या यूज़ होता है, किस साइड पे क्या मिलता है। हमको खेती बाड़ी की नॉलेज थी। अब हम स्कूलों में तो
तो पढ़ाया नहीं जा रहा हो, तो ना ही हम वो चीज़ों में इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने ये भी छोड़ दिया। तो अब बच्चों को मतलब खेती बाड़ी के बारे में भी अच्छा नहीं पता, और जो वो पढ़ा रहे थे मैथ्स या साइंस जो भी था उसमें भी इतना अच्छे नहीं हुए। फिर क्या हो रहा है कि घर की परिस्थिति या जो भी है, एक टाइम के बाद हम उनको बोलते हैं कि चलो यार अब आप ये संभालो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। अब वो फिर क्या है कि या तो टूरिज़्म में घुस जाएंगे या थोड़ा बहुत खेती बाड़ी में घुसेंगे, और फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिर हमारे हिमाचल का जो यूथ है ना, वो थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है सही तरह से। खासकर कि चलो शहरों में ठीक है, शिमला में या धर्मशाला या बड़ी जगहों में फिर भी थोड़ा लेवल मैं बोलूँगा है एक्सपोजर का, गाँव में नहीं हो पा रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ज़रूरत भी क्या है उस रेस में घुसने की। हमारे पास अपने पास बहुत कुछ है, और जो हमारे साथ कारीगर जुड़े हैं वो एजुकेशन में वो शायद स्कूल पास ना किया उन्होंने, काफ़ी सारे ऐसे हैं, पर उनमें इतनी स्किल है ना, जब वो लकड़ी को देखते हैं या जब वो पत्थर के साथ। अब हम लोग ऐसे घर बना रहे हैं जो सिर्फ हिमाचल नहीं, इंडिया भी नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में लोग हमारे को बोल रहे हैं कि वाओ, लाइक हमारे को ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए। क्योंकि पहाड़, जहाँ पे भी पहाड़ थे, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो जाए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इस्तांबुल हो, चाहे वो अमेरिका है, जहाँ जहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे इसी तरह का आर्किटेक्चर था, लकड़ी पत्थर का। उन्होंने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, अब उनके पास वो है नहीं। हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, तो अब हम इतना आगे बढ़ सकते हैं कि हिमाचल की कारीगरी एक तरह से वर्ल्ड में जाके एक नई राह दिखा सकती है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यंग लड़के हैं वो इसमें जुड़े हैं, और उसका वो पोटेंशियल, क्योंकि जितना हम इसमें साथ आके एक यूनिटी क्रिएट करेंगे ना, आज हम 100 लड़के अगर साथ हैं, कल को हम 1000 भी होने चाहिए साथ में, और फिर हम जाएं और हिमाचल का कल्चर भी फैलाएं और हिमाचल का विजडम फैलाएं, और दो चार युवा समाज में ऐसे हो इस तरह से पैशनेटली काम करे तो डेफिनेटली हमारी जो जिसको कहते हैं कल्चर बचाओ, तो वो वाला सवाल उठेगा नहीं। हाँ, कल्चर चलता रहेगा, क्योंकि कल्चर तो हमारे आज के एक्शन से बनता है। हाँ, ऑब्वियसली वो ट्रेडिशन है जो हमें याद रखना है, वो वैल्यूज हमें याद रखनी है, पर जो हम आज कर्म करेंगे, जो हम आज एक्शन करेंगे, वो हमारा कल्चर बनेगा ना। ऑब्वियसली चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो जैसा भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिज्म पर आते हैं। वैसे कुल्लू टूरिज्म के बिना पूरा होता है तो डेफिनेटली राइट। तो इको टूरिज्म की जब बात करते हैं, जैसे अभी भी हमारा सुंदर सिंह ठाकुर जी ने इको ट्रेल स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं इस फील्ड में वो पैशनेटली काम भी कर रहे हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से इको फ्रेंडली घर बना रहे हैं, वो कैसे हेल्प करेंगे हमारे टूरिज्म को इम्प्रूव करने में? देखिए, इसके ना फ़ायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि आप पहली बात तो आप अपने खेत पे, चाहे आपका मान लो गांव काफ़ी ऊपर है, वहाँ तक मटेरियल पहुँचाना, सीमेंट, ईंटें, स्टील, वो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। जी। आपको ज़रूरत ही नहीं है वो सारे मटेरियल को वहाँ तक पहुँचाने की। आप अपना वहाँ पे बढ़िया पत्थर निकालो, लकड़ी आपको ठीक है मिलेगी, लकड़ी कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, टीडी मिलती है, कुछ आप अपने पुराने घरों की लकड़ियाँ यूज़ करो, और आप उसी से अपने खेत में एक कॉटेजेस बनाओ। वो कॉटेजेस आपको ज़्यादा रिटर्न भी देंगे। वहाँ पे आपको बड़ा होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है 7-7 कमरों का, क्योंकि लोग उस इको टूरिज्म में आके पहली बात तो जो हमने बात करी वो महसूस करना चाहते हैं। तो आप वैसी चीज़ें बनाओ, वहाँ पे हमारी पुरानी टेक्निक को यूज़ करके नए टाइम के हिसाब से आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पुराने वैसे ही बनेंगे अंधेरे वाले, या ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये सबसे सही चीज़ है। दूसरा, वो आपके लैंड को कभी ख़राब नहीं करेगी, वो वहीं के मटेरियल से बनी उसी में वापस मिल जाएगी। तो आप अपना कल को अगर उठ के फिर से आप खेती बाड़ी में जाना चाहें, फिर से आप वहाँ जा सकते हैं। लास्ट, इको टूरिज्म में एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए ना, वो यही तो होंगी कि हम हमारा लेट्स से हम अपने फार्मिंग सिखाएं लोगों को कि पहाड़ों में फार्मिंग कैसे होती है। वो एक इको टूरिज्म की एक्टिविटी है। आप जैसे जो हम करते हैं, यूजुअली मैं जब वर्कशॉप्स लेता हूँ तो हम सिखाते हैं हैंडलूम की वर्कशॉप्स लेते हैं। लोग आके छोटी छोटी पट्टियाँ बना के लेके जाते हैं, अपने लिए की रिंग बनाएंगे, की चेन बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें। वुड कार्विंग करवाते हैं उनके लिए, वो एक बहुत ही अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वुड कार्विंग, पर वो हमारे यहाँ तो जब हमारे कारीगर ना उनको सिखाते हैं, उनको भी एक अच्छी वो मिलती है। लाइक उनको लगता है कि नहीं, हम अब एक सिखाने वाले बन गए हैं, उनको हम लेबर की तरह नहीं देखते, अब वो भी एक टीचर की तरह सिखाते हैं। तो आपको एक अपने में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट मिलती है कि नहीं, हम शिक्षक हैं।
और उससे आपको एक और आगे आपका कल्चर बढ़ता है। तो आप वुड कार्विंग सिखाओ, आप ये मेटल का काम होता है, देखो छोटे छोटे मोहरू, कुछ टूल्स वगैरह, या जो हमारे ये होते थे बाजे यंत्र वगैरह होते थे, वो बनाओ आप छोटे छोटे। तो वो एक तरह से हिमाचल का एक सुवेनियर भी बन गया और लोग वो लेके भी गए, हमारी कला भी आगे बढ़ी। हम हेरिटेज वॉक्स करवाते हैं जिसमें हम गाँव का कल्चर भी दिखाते हैं, एक वॉक करवा के पूरे घरों की पुरानी टेक्निक समझाते हैं। एंड आप मानेंगे नहीं कि लोग कितना इंस्पायर होके जाते हैं। वो हमारा कल्चर भी आगे बढ़ाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ, वो बाहर जाके 10 लोगों को बताएंगे। इतना यूनिक होगा कि वो ऐसा उनको ना कश्मीर में मिलेगा, ना उनको असम, ना उनको केरला में, ये चीज़ उनको हिमाचल में ही मिलेगी। हिमाचल की वैसी हमारी हॉस्पिटैलिटी तो मेहमानवाजी है ही बहुत अच्छी, खाना लोग वैसे ही याद रखते हैं, हम सिड्डू बनाना सिखाते हैं। जी। तो ऐसी सी चीज़ें, फेमड़ा बनाओ, देखो विंटर में कुछ और होगा, समर्स में कुछ और होता है। तो जब लोग ये चीज़ें लेके जाते हैं वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ उन्हें सिर्फ हिमाचल में मिलेगी। और उसके साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, आप हाइकिंग करवाओ। हम जैसे चंदरखेनी जाते हैं जेठ की 20 पे, तो ट्रैकिंग अगर आप करवाएं तो आप सिर्फ उसको ऐसे मत ट्रैक करवाओ, वो तो ट्रैक कहीं भी हो सकता था। आप उसमें हमारा कल्चरल एक्सपेक्ट भी डालो ना, कि हम कैसे जाते थे, कब जाते थे। हमारे वहाँ पे रास्ते में कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे हम कहीं पत्थर रखते हैं, कहीं जोगनियों की प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। चंदरखेनी टॉप पे हर साल जाते हैं, वहाँ जेठ की 20 पे ओस में आती है सारी की सारी, वो बोलते हैं ना प्रभाव आता है, तो उसको में जाके लोग लेटते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, और देवी देवताओं का तो है ही इतना कल्चरल, कुल्लू दशहरा हो गया, जितनी भी हमारे अलग अलग मेले होते हैं, उस टाइम के अराउंड आप एक्टिविटीज़ बनाओ, वो हमारा कल्चरल इको टूरिज्म होगा, आई फील। वेरी नाइस। क्योंकि देखो, जैसे आपने बीच में बात की ना कि आप ट्रैकिंग पर ले जाते हैं, हाँ, तो जैसे जोगनी फॉल भी है, हाँ, छोटा सा ट्रैक है, बट उसकी भी एक स्टोरी है, बिल्कुल, और उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी। और हमेशा कुल्लू में तो डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पर जो जगह है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी वैल्यूज है, राइट, और वहाँ के लोगों के भी, राइट। तो आपसे अब जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो जब आपने सोचा कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया था कि अब मैं यहीं बैठकर ये करने वाला हूँ, तो कैसा रिस्पॉन्स था उनका? मैंने वैसे सोचा नहीं है, ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ही अपने आप हुई है, और उसमें मैं मतलब हमारे देवी देवताओं का बहुत ही ज़्यादा वो मानता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी ना एक सीधा राह नहीं था मेरे सामने कि आर्किटेक्चर को, वैसे ही आर्किटेक्ट्स को कोई पूछता नहीं था। मतलब हिमाचल में सब लोग अपना घर बना लेते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर आके बना देता है। तो और मेरे पापा इंजीनियर है, PWD में काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब। मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो उनके लिए तो यही था ना कि या तो गवर्नमेंट जॉब ले लेगा, या फिर शायद बाहर कहीं अच्छी सिटी में जाके कोई बढ़िया जॉब लेगा, लाइक यू नो। एंड क्योंकि हम लोग थोड़े वही है, गवर्नमेंट जॉब वाले थे वो, तो उनके लिए सिक्योरिटी ऑफ जॉब बड़ी वो थी। हमारा कोई ऐसा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में। तो जब मैंने ये बोला ना उनको कि मैं वापस आऊँगा और मैं पुराने घरों को ठीक करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो एक प्रॉपर विजन थी। मतलब मेरे को विश्वास था कि ये चीज़ होगी ज़रूर। तो मैं उसमें मतलब पूरा घुस गया था, लाइक यू नो, लाइक कुआं है, मतलब पता नहीं आपको एंड डार्क है, पर आप कूद गए उस कुएं में। तो मेरे लिए वो वैसा था और मैं कूद गया था मतलब। पर मेरे घर वाले काफ़ी शुरू में वो थोड़े वरीड रहते थे कि क्या होगा आगे, क्या होगा। ऊपर से मतलब, और नग्गर भी मेरे लिए ऐसे अपने आप हुआ है, लाइक यहाँ पे वो पुराना रेंज क्वार्टर था, उसको रिस्टोर करने की परमिशन मिली। वहाँ पे मैंने बोला कि मैं यहाँ कुछ इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी चलाना चाहूँगा, वर्कशॉप्स करवाऊँगा लोकल आर्किटेक्चर पे और वुड कार्विंग पे। तो वो अपने आप बनता गया। और मतलब मैं यही मानता हूँ कि जब आप पूरे अच्छे मन से किसी काम में लगते हो और कोई ऐसा पर्पस होता है ना जो आपसे बड़ा है, लाइक ये चीज़ मैं हिमाचल के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए ही कर रहा हूँ, और उनके नाम से ही करते हैं हम जो भी करते हैं। तो ये चीज़ मतलब मेरे लिए, मैं एक बड़ी उसमें आ चुका हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूँ ये। हाँ मतलब हाँ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ आ गया कि नहीं यार, क्योंकि जब लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है ना, आपको पता लगता है कि नहीं लोग आपसे जुड़ रहे हैं, उनको भी एक आशा या एक होप मिल रही है, और अब वो भी पैशनेट होके आपके साथ। और हम कारीगरों को पूरा इंडिया घुमा रहे हैं, अब इधर उधर जाके बना रहे हैं जब हम घर, तो पता है कि नहीं यार ये चीज़ आपको 10 गुना वापस मिल रही है। लाइक आप एक अच्छा एक्शन करो जो कि बिल्कुल आपने एक बड़े उससे कर दिया, सेल्फलेस जिसको कहते हैं ना, और तो उसके 10 गुना वापस मिलता है आपको उसका। ऑब्वियसली जब हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, तो वही है कि सारी ऐसे प्राणी जो
दूसरों के लिए सोच सकता है। यही तो हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी वो थी यार, कि आप पूरे गांव एक दूसरे के साथ मिलके रहता था। हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा था मतलब। जी जी। और हिमाचली लोग अभी भी इसीलिए जाने जाते हैं। कोई भी लोग आते हैं बोलते नहीं यार आप कितने अच्छे हैं, लाइक हंसते रहते हैं। औरों के बारे में सोचना, लाइक आज की डेट में लोगों को टाइम ही नहीं है औरों के बारे में सोचने का। हम लोग सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। यही तो हमारी पुरानी मतलब विजडम है, और ये नहीं चेंज होनी चाहिए। चाहे हम ठीक है, हम जैसी भी हो, हम आगे ग्रो करेंगे, डेफिनेटली चेंज आएगा, पर हमारी जो सीख है ना वो नहीं भूलनी चाहिए हमें। जो हम जुड़े हुए हैं लैंड के साथ, ये चीज़ें नहीं ख़त्म होनी चाहिए। जी हाँ, हिमाचलीज के लिए लोगों के दिलों में जो बाहर रहते हैं उनके दिलों में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ के लोग वो देते भी हैं लोगों को। बिल्कुल। यहाँ पे अगर पता पूछ ले तो वहां तक छोड़ने आते हैं। बिल्कुल। तो वो एक लोगों ने बनाई हुई है और उसे आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? मतलब मेरे को अभी लगभग 7-8 साल हो गए। बहुत एक लंबा टाइम। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि 2016 में मैं पास आउट हुआ था आफ्टर मास्टर्स। तो पहले बैचलर की थी NIT हमीरपुर से, फिर मास्टर्स करने में अहमदाबाद गया था, और फिर वापस आके मतलब सीधा स्टार्ट किया है मैंने। क्योंकि मेरे को ये था कि अब पढ़ाई तो कर ली है, पर जब तक मैं हाथ से नहीं करूँगा, लाइक मैंने मतलब पत्थर खुद उठा के पूरा, और मिट्टी के पुरानी पूरे घरों से वो निकाल के लकड़ी को मैंने पूरा कारीगर वाला काम किया है, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वो अपने हाथ से जब तक नहीं करूँगा तब तक मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं इसमें अब नया क्या करूँ। तो पहले वो सीखा आके फिर से, तो मतलब मैं मानूंगा कि जब मैं आया वापस तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया। 2-3 साल हमने सीखा, मैंने बहुत बुज़ुर्गों से बात करी, उनको पठाउनियाँ वगैरह सुनाते थे मैं, और मैंने एक पुरानी स्टोरी समझना, गांव में जाना, देखना, और सही में सोचना कि अच्छा यार कहाँ कमी है। हमारा क्या होता है, हम आते एकदम से ही सॉल्यूशन देने लग पड़ते हैं ना, वो गलत है। जैसे कि पहले मैंने उसमें 5-6 साल तो समझने में ही टाइम निकाला है, और करके, ऐसा नहीं कि पढ़ के, उस चीज़ को करो, गलतियां करो और उससे सीखो। और वो करके हमें जो अब हम ऐसी एक स्टेज पे हैं कि हम कुछ एक नया वापस दे भी सकते हैं। जी। तो ऐसा हाँ। और मतलब 7-8 साल में आप बोल रहे हो ना ज़्यादा टाइम है, मेरे लिए तो ऐसा है कि बहुत कम टाइम है। बीच में कोविड व्यस्त रहे ना। हाँ, मतलब सालों में चले ही है एक ही उसमें, सोचने का वक्त भी नहीं मिला कि 6-7 साल गुजरे तो कैसे गुजरे। बिल्कुल। अच्छा, व्यस्तता काफी रहती है, आपकी बातों से लग रहा है। तो आप कहाँ पे जाते हैं, घर बनाते हैं? अभी हम देखो हिमाचल में तो बना ही रहे हैं, शिमला साइड है, कुछ कांगड़ा में है, कुछ पालमपुर वगैरह, और कुल्लू में काफ़ी है गांव में। पर हमने अभी अहमदाबाद में एक मंदिर बनाया था, बिल्कुल वो पगोड़ा शैली का। आई थिंक बहुत ही टाइम के बाद फिर से फ्रॉम 0 to 60 फुट लंबा ऑलमोस्ट मंदिर बनाया, पूरा लकड़ी के जोड़ से, लकड़ी के स्ट्रक्चर पे। और अभी हमको बेंगलोर से, कुर्ग से, और यहाँ तक कि तो कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल तो हम इंडिया के बाहर भी कुछ ना कुछ कार्टूनी बना सकते हैं, मतलब जाके ऐसे मौके बन रहे हैं। और जो मैं एक किताब लिख रहा हूँ वो है ही इसके ऊपर कि हिमाचल का पुराना संस्कृति, वो देवी देवताओं से स्टार्ट होती है, फिर वो हमारे एग्रीकल्चर और लैंड पे जाती है, फिर वो हमारा जिस तरह से हम रहते थे एक गांव में उस पे जाती है, और वहाँ से फिर वो आर्किटेक्चर पे जाती है, और फिर हम उसको आगे कैसे ले जाएं उस पे। तो मतलब वो मैं चाह रहा हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ बने जो बुक ना बहुत ज़्यादा फैल सकती है, और वो बहुत ही सही लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को। और मैंने काफ़ी अपनी पिछले 10 साल की सारी रिसर्च उसमें डाली है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ हम जब स्कूल में बच्चों को भी देंगे, हिमाचल में तो देंगे ही देंगे, पर जब वो हिमाचल के बाहर जाएगी तो वो हमारे कल्चर को एक और बहुत मतलब लोगों को अवेयर करेगी वो चीज़। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा होने वाला है, लाइक 2025 में तो। कांग्रेचुलेशन, और आई होप कि हो बहुत अच्छा चाहते हैं। हाँ जी, थैंक यू। क्या विजन है आपके आगे फ्यूचर के लिए? अभी तो सिंपल सा विजन है कि एक तो हमें ये चीज़ बनानी है, लाइक वी हैव टू मेक, ये जो भी हमारा सिस्टम है ना, हमें गांव-गांव में बच्चों को ट्रेन करना है, नए कारीगरों की हमने बहुत बड़ी टीम बनानी है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये बता पाएँ कि फ़ायदे क्या थे, नुकसान क्या थे। इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लकड़ी को हमने इस टेक्निक को ऐसा बनाया है कि वो आपका RCC के मकान के कंपेरेबल रेट में बनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चीप नहीं बनाना है हमने, क्योंकि जब हम देखिए गाड़ी खरीदते हैं तो हम खरीदने को तो हम मारुति 800 ही खरीद लेना, सबसे सस्ती है,
अब वो बनती भी नहीं, चलो ऑल्टो, पर हम खरीदते हैं ना अच्छी गाड़ियाँ भी, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके फ़ायदे ज़्यादा है। किसी की सेफ्टी अच्छी है, किसी में 4x4 है, किसी में, तो जब हम गाड़ी में, हमको घर को भी ऐसे ही देखना है, हमको बिल्कुल चीपेस्ट घर नहीं बनाना है। लाइक हम उसमें गलती करेंगे क्योंकि हम उसमें सिर्फ हर चीज़ को पैसे से तोल रहे हैं। हमको देखना है कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी कैसा है, एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा होगा, उस बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो थोड़ा महंगा घर चलेगा, हाँ, क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा महंगा घर चलेगा, पर हमने उसको इतना बनाया है कि वो बहुत ही महंगा ना हो, ऐसा 3 गुना ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, लाइक मतलब कि आपकी उससे, ताकि आप उसको अपना पाएँ। दूसरा है कि हम उसको बहुत जल्दी मैनेजमेंट करके टाइमली बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 3-3 साल तक घर बन रहा है, हम उसको आरसीसी से भी कम टाइम में बनाने का हमारी टीम्स रखती हैं, मतलब वो स्किल रखती हैं। तो हमने उसको इस तरह से बनाया है कि लोगों को उसको अडेप्ट करना और उसको बनाने में बहुत आसानी हो, और हम उसको जाके उनको अवेयर भी करें, उनको बताएं भी और उनके लिए बना के भी दें। और सब लोकल लड़के ही हैं, तो मतलब अच्छी बात है कि आप लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और अपनी संस्कृति और अपनी कला को भी आगे लेके जा रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से एक चीज़ है। पर मेरा मेन विज़न ये है कि मैं हिमाचल में एक ऐसा पूरा एक कैंपस बनाना चाहता हूँ, जो हमने अभी छोटा सा हमारा नग्गर में है, पर इस साल मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको बड़ा करें। वहाँ पे हम कारीगरी सिखाया करेंगे, वहाँ पे हम टूरिज़्म को भी साथ में जोड़ेंगे, इको टूरिज़्म का भी वो एक मान लो एक इको रिज़ॉर्ट की तरह होगा, पर वो रिज़ॉर्ट नहीं होगा, वो एक स्कूल होगा जहाँ पे कारीगरी सिखाई जा रही है, जहाँ पे लोकल कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो पूरी जगह आपकी एनवायरनमेंट के हिसाब से बनेगी, लोकल टेक्निक्स के हिसाब से बनेगी, और उसमें मैं थोड़ा एनर्जी का भी डालूंगा, लाइक वास्तु के भी पॉइंट्स डालना चाहता हूँ उसमें। मैं पूरा वास्तु को ध्यान में रखकर भी बनाते हैं। हाँ, लाइक वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए जो भी हो, क्योंकि एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है, और हम हिमालयाज में एनर्जीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे को उनके हिसाब से जगह बनानी चाहिए, और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें। आप पर्सनली कह रहे हैं या पहले भी लोग ऐसे वास्तु शास्त्र नहीं बनाते थे? आप देखेंगे कि हमेशा वो जेठ जो कोना होता है उसमें वास्तु की प्लेसमेंट की जाती है पुराने घरों में भी। अच्छा। और हम हमेशा वास्तु कैसा है ना कि वास्तु सन, विंड और आपका जो लैंड है उसको देख के बनाया जाता था। अच्छा। और हमेशा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती है, और साउथ वेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम घर बनाते हैं। Very nice। मतलब हर चीज़ का ध्यान तब तो जो लोग वास्तु शास्त्र में बहुत बिलीव करते हैं, अच्छा, क्योंकि आजकल दूसरे घरों में तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ पे जगह मिल गई, जहाँ लगा थोड़ा सा सनलाइट है, वहाँ दरवाजा निकाल दिया, ऐसे कुछ चलता है। नहीं, वास्तु ना आपका लैंड से स्टार्ट हो जाता है, घर बनाने से पहले, कि घर कहाँ रखा जाएगा, देखना पड़ेगा कि लैंड में कहाँ धूप आ रही है, पानी कैसा है, कहीं वो ज़मीन स्ट्रांग है कि नहीं है। अच्छा। ये सब हमें वास्तु में बताया जाता था पुराने टाइम में। और पहाड़ों का वास्तु, जो मेन लैंड इंडिया का वास्तु है ना, उससे थोड़ा अलग है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वो प्लेन्स में बना था वो वास्तु। यहाँ का वास्तु थोड़ा पहाड़ों के हिसाब से चेंज भी होता है। अच्छा। तो उसके लिए मतलब मैंने पुराने वास्तु शास्त्र को भी पढ़ा था, कोविड के टाइम में मैं वही कर रहा था मेनली। अच्छा। और यहाँ की भी जो विजडम मैंने कलेक्ट की थी रिसर्च करके, उसको मिला के मैंने एक अपनी तरफ से एक वो बनाई है जो उन दोनों चीज़ों को साथ में लाता है। जी। पुराने यहाँ के आर्किटेक्चर को और वास्तु शास्त्र को। तो थोड़ा डिफरेंट है, पहाड़ों का और प्लेन्स का वास्तु थोड़ा अलग होता है। अच्छा, वेरी नाइस। आपके साथ आज बात करके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे, खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हमारे जितने भी श्रोता है उनको भी बहुत जानने को मिला होगा। आप आज हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।